आइए आज हम बात करते हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म की। तो एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है? तो सबसे पहले एन्यूरिज्म में हम गौर करें तो देखिए एन्यूरिज्म क्या होता है। एन्यूरिज्म होता है कि एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ द वेसल्स, यानी एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ द वेसल्स, और मोस्टली आर्टरी में देखने को मिलता है। तो एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ द आर्टरीज जो हम देखेंगे ना, तो इसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। ये कहीं भी हो सकता है पूरी बॉडी में, ठीक है। इस वजह से मोस्ट कॉमनली हमको जो देखने को मिलता है ये सर्कल ऑफ विलस में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली पूरी बॉडी में अगर हम बात करें तो सर्कल ऑफ विलस में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और यहाँ पे एबनॉर्मल रिवर्सिबल डायलेशन ऑफ द आर्टरी ये हमको देखने को मिलेगा। ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी आर्टरी का फीचर क्या होता है, इलास्टिक होती है। इस वजह से जब प्रेशर ज़्यादा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के टाइम पे तो ये डायलेट हो जाती हैं, और जैसे ही प्रेशर कम होता है दोबारा ये अपनी असल कंडीशन में आ जाती हैं। तो ये जो होता है इसको हम एन्यूरिज्म नहीं बोलेंगे। तो एन्यूरिज्म कब बोलेंगे? जब ये इरिवर्सिबल हो जाएंगे, ठीक है, तब इसको हम एन्यूरिज्म बोलेंगे। तो ये चीज़ हम बता दिए। और अब हम बात करने वाले हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म की, यानी एओर्टा में एन्यूरिज्म होगा, चाहे थोरेसिक एओर्टा में हो या एब्डोमिनल एओर्टा में, तो हम क्या बोलेंगे? तो देखिए थोरेसिक एओर्टा का अलग बात किए, एब्डोमिनल एओर्टा अलग बात किए। लेकिन सबसे पहले एओर्टिक एन्यूरिज्म हमको क्या इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है? तो एओर्टिक एन्यूरिज्म में ना देखिए सिम्टम की यहाँ बात की गई तो सिम्टम मोस्टली हमको नहीं देखने को मिलता है। अगर थोड़ा बहुत है तो हमको सिम्टम नहीं देखने को मिलता है। जब ये ज़्यादा होता है ना तब हमको सिम्टम देखने को मिलता है। पहली बात हम बताएं, इस वजह से इसकी जो फाइंडिंग होती है एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है। तो एक्सीडेंटल फाइंडिंग हमको मोस्टली देखने को मिलता है, और जब इसका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है या रप्चर वगैरह होता है ना, तभी जाके हमको सिम्टम देखने को मिलता है। और क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि मे कॉज एब्डोमिनल एंड और बैक पेन विच इज साइन ऑफ लीकिंग, डायसेक्शन और इमिनेंट रप्चर। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि हमको क्या है, एब्डोमिनल या बैक पेन देखने को मिलेगा। और जब एब्डोमिनल या बैक पेन देखने को मिले ना तो इससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे लीकिंग हो गई है, यानी एओर्टा की लीकिंग हो गई है, या हो सकता है एओर्टिक डायसेक्शन हो गया हो। एओर्टिक डायसेक्शन के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से बात करेंगे, ठीक। तो एओर्टिक डायसेक्शन या हो गया हो, या इसी तरीके से इमिनेंट रप्चर, यानी एकदम रप्चर का मतलब पूरा जो है रप्चर का 100% चांस है, या रप्चर हो गया मतलब एकदम रप्चर के करीब करीब है, तो इसको हम बोलते हैं इमिनेंट रप्चर। कुल मिला के ये जो हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे इसका मतलब है कि रप्चर ये हो गया है, अब चाहे एओर्टिक डायसेक्शन की शक्ल में हो या रेट्रोपेरिटोनियल रप्चर हो। और ये मोस्ट कॉमनली ना हमको लीकिंग जो देखने को मिलती है ये रेट्रोपेरिटोनियल लीकेज देखने को मिलती है। और अगर ये रप्चर हो गया ना, लीकिंग हमको देखने को मिली, तो ये फीटल होता है, ठीक है, ये बिल्कुल फेटल होता है। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। इस वजह से इसको जो है ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। एओर्टिक एन्यूरिज्म अगर हमको कहीं भी सस्पेक्ट हो रहा है तो फ़ौरन यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया है, क्रिटिकल क्राइटेरिया, कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम फ़ौरन जो है इसको सर्जिकल ट्रीट कर देंगे। और सर्जरी में हम दो मेथड फॉलो करते हैं। देखिए हम बताएं, देखिए एक होता है EVAR और दूसरा मेथड होता है ओपन सर्जरी। तो हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन सर्जरी ज्यादा फॉलो किया जाता है क्योंकि ये रिकरेंस का चांस इसमें कम होता है। ये चीज हम बता दिए, सर्जरी के एस्पेक्ट से ही बात थी। और उसके बाद फिर देखिए ये क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हम बता देते हैं। ये देखिए एन्यूरिज्म अगर हमको असेंडिंग एओर्टा में देखने को मिल रहा है ना, तो 5.5 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो रहा है तो हम फौरन सर्जरी कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अगर डिसेंडिंग एओर्टा में देखने को मिल रहा है तो हम जो है 6 सेंटीमीटर तक इसका वेट करेंगे, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है तो सर्जरी कर देंगे। और यहाँ पे देखिए एब्डोमिनल एओर्टा में अगर 5.5 सेंटीमीटर से ज्यादा मेल में हो रहा है तब हम सर्जरी कर देंगे, और फीमेल में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है तब हम सर्जरी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि अगर मार्फन सिंड्रोम की कंडीशन है तो यहाँ पे हम 4.5 से 5 सेंटीमीटर के बाद ही सर्जरी कर देंगे। तो ये हम इसलिए बता दिए क्योंकि इसमें डेथ बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और यहाँ पे क्राइटेरिया फॉलो करना बहुत जरूरी है कि अगर इससे ज्यादा डायलेशन देखने को मिल रहा है तो फौरन हम सर्जरी कर देंगे। तो ये चीज हुई। और उसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे पहले थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म की। तो देखिए थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म यानी थोरैक्स में हमको एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या हुआ, एसोसिएटेड विद सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन। तो ये थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म क्यों देखने को मिलता है? तो हम बात किए कि वेसल्स में 3 लेयर होती है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। तो यहाँ पे ये मीडियल जो होता है ना, ट्यूनिका मीडिया, इसमें हमको परेशानी देखने को मिलती है। तो वही बताया गया कि सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन, ट्यूनिका मीडिया का हमको डीजनरेशन देखने को मिलता है। इस वजह से वेसल्स की जो वॉल होती है ना ये कमजोर हो जाती है। इस वजह से हमको थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। और इसके रिस्क फैक्टर की बात की गई तो देखिए हाइपरटेंशन इसका रिस्क फैक्टर है, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल इसका रिस्क फैक्टर है, और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज जैसे मार्फन सिंड्रोम और एहलस-डायरल सिंड्रोम ये इसके रिस्क फैक्टर हैं, ठीक। तो हाइपरटेंशन, बाइकस्पिड वॉल और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में मार्फन सिंड्रोम, और मार्फन सिंड्रोम में हमारी देखिए फाइब्रिलिन जो प्रोटीन होती है ये डिफेक्टिव हो जाती है, इस वजह से देखने को मिलता है। और एहलस-डायरल सिंड्रोम में हमको मालूम है कि कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती है, इस वजह से यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया में हमको वीकनेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन होता है और हमको थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म देखने को मिलता है।
और देखिए फिर क्या है, ऑल्सो एसोसिएटेड विद टर्सरी सिफिलिस, तो टर्सरी सिफिलिस से भी एसोसिएट होता है। और जब टर्सरी सिफिलिस से एसोसिएट होता है तो इसको हम बोलते हैं ल्यूटिक एन्यूरिज्म। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नाम बताया कि ल्यूटिक एन्यूरिज्म बोलते हैं। और जब टर्सरी सिफिलिस से एसोसिएट होगा तो क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए ऑब्लिटरेटिव एंड आर्थराइटिस ऑफ द वाजा वेजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वाजा वेजोरम अफेक्टेड दिखाई देगी, तो वाजा वेजोरम हमको एंड आर्थराइटिस दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे एसेंडिंग एओर्टा इफेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब टर्सरी सिफिलिस की वजह से एनेरिज्म होता है तो इसमें वाजा वेजोरम अफेक्टेड होती है और एसेंडिंग एओर्टा अफेक्ट होती है, ये हम बताएं। और जब ये टर्सरी सिफिलिस से होगा तो इसको हम बोलते हैं ट्री बार्क अपीयरेंस, ठीक। तो यहाँ पे ट्री बार्क अपीयरेंस ये देखने को मिलेगा अगर टर्सरी सिफिलिस से हो रहा है। और फिर देखिए एओर्टिक रूट डायलेशन में लीड टू एओर्टिक वॉल रिगर्जिटेशन, कि अगर एओर्टिक रूट डायलेशन हमको देखने को मिल रहा है, रूट वाले से डायलेट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमको एओर्टिक वॉल रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब एओर्टा यहाँ पे आई और यहाँ पे ये देखिए हमारा एओर्टिक वॉल है, ठीक है, सिंपल मीनिंग बता रहे हैं, तो ऐसे ये क्लोज हुआ नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर एओर्टा की रूट डायलेट हो गई नहीं, तो देखिए रूट डायलेट हो गई, वॉल तो इतना ही बड़ा है ना, तो अब देखिए वॉल देखिए ये इतना ही रह जाएगा, तो वॉल जो है प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से हमको एओर्टिक वॉल रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हम बता दिए, हमको देखने को मिलता है थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म में। तो ये थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हम बता दिए कि ये जो मोस्टली एसोसिएटेड है सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन से। यहाँ पे देखिए हाइपरटेंशन जो होता है ना, ये इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, तो हाइपरटेंशन इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। और बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल भी इसका रिस्क फैक्टर है। और कनेक्टिव टिश्यू में हम बात की मार्फन सिंड्रोम और एहलस-डेरन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में हमारा फाइब्रिलिन डिफेक्ट हो जाता है और एहलस-डेरन सिंड्रोम में कोलेजन फाइबर डिफेक्टिव हो जाता है। और अगर टर्सरी सिफिलिस हमको देखने को मिल रहा है तो टर्सरी सिफिलिस में भी हमको थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसको हम ल्यूटिक एन्यूरिज्म बोलते हैं। और इसमें वाजा वेजोरम और एसेंडिंग एओर्टा मोस्टली इफेक्ट होती हैं। और एओर्टिक रूट डायलेशन अगर हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको एओर्टिक वॉल रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम बताएं, देखिए ऑर्टर सिंड्रोम भी हमको देखने को मिलता है थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म में। क्यों देखने को मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, ठीक है। हमको मालूम है कि यहाँ पे लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है जिसका कोर्स लंबा होता है। तो जब यहाँ पे हमको थोरेसिक एन्यूरिज्म देखने को मिलता है ना, थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म, तो ये लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्टनर सिंड्रोम, ठीक है। तो ऑर्टनर सिंड्रोम भी हमको थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म में देखने को मिलता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इस वजह से हम यहाँ पे इसको ऐड कर दिए। तो ये चीज हुई। अब आइए हम बात करते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की।